हेलो। स्वागत है आज फिर से किताब पे चर्चा। और इस नए साल में। हाँ, बहुत बढ़िया। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, वैसे नए साल हम एक एपिसोड से कर चुके हैं ऑलरेडी एंटर। हाँ, हमें बैकलॉग पे चाहिए। एग्जैक्टली। तो आज इस किताब की चर्चा में नए साल पे हम एक नई चीज लेकर आए हैं। हाँ, आज हम सिर्फ किताबों पे बात नहीं करेंगे। हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे कि पढ़ना क्यों चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने की महिमा क्या है। पढ़ने के फायदे क्या हैं। हाँ Why one should read books। हाँ, हम क्यों बेच रहे हैं। क्यों हम इतना कन्विंस कर रहे हैं, हर बार कहते हैं कि आपको ये किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़नी है। हाँ, तो शुरुआत एक कोट से करते हैं बहुत बढ़िया। कि रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। हाँ ये ब्रायन ट्रेसी का एक कोट है। हाँ, लिखते तो वो मोटिवेशनल किताबें हैं पर हाँ। कोट अच्छा है। और कोट अच्छा है उनका कि शरीर के लिए जो काम एक्सरसाइज करती है वही काम दिमाग के लिए रीडिंग का पढ़ाई करती है। यहाँ पढ़ाई से मतलब हमारा ब्रेन स्टिमुलेटिंग प्रोसेस से। हाँ, कुछ भी पढ़ना, चाहे वो रीडिंग हो या राइटिंग हो। हाँ, और जरूरी नहीं है क्या पढ़ रहे हो। हाँ, क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। हाँ, सोचना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। सोच के पढ़ना, ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। हाँ, तो नोड्स बन रहे हैं नए। हाँ, तो वो काम ब्रेन के लिए एक्सरसाइज का काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरी एक बात ये भी है ना कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं हाँ, तो आप किसी के जिंदगी के 10 साल का काम 10 दिनों में पढ़ जाते हैं। हाँ, और बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। किसी ने 8 साल 10 साल अपने अनुभव से और अपने मेहनत से एक किताब लिखी और आपने 10 दिन में उस सब का क्रक्स ले लिया। हाँ, कितना बड़ा फायदा नहीं हो गया आपका। कितनी जिंदगियां जी ली। हाँ, एक तरह से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एक तरह से उस ऑथर की लाइफ जी रहे होते हैं। हाँ, और अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हो तो आप कहानी के अंदर भी एक जिंदगी जी रहे हो और बाहर ऑथर की तो जी ही रहे हो। तो क्या, और एक ही नहीं, कई लाइफ जी रहे होते हैं आप। हाँ, एक्चुअली हर कैरेक्टर की लाइफ आप जी रहे हैं। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। हाँ, हर कैरेक्टर की लाइफ आप जी रहे हैं। तो हम इससे शुरू करते हैं पहले कि तुमने क्यों पढ़ना चालू किया। मैंने क्यों पढ़ना चालू करा। हाँ, शुरू में तो मैं सच अगर बोलूं तो शुरू में तो मैंने इसलिए पढ़ना चालू किया था क्योंकि बहुत कूल लगता था। हाँ, बहुत सेम एक्चुअली। हाँ, बहुत कूल लगता था किसी को कहना कि यार मैं ना बुक्स पढ़ता हूँ। हाँ, हम किताबें पढ़ते हैं। पर जैसे जैसे पढ़ता गया मैंने खुद में और अपने आसपास के लोगों में एक बहुत मेजर डिफरेंस पाया बातचीत में। हाँ, बहुत सही बात। मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मेरा दोस्त कुछ कह रहा है, हम दोनों के कहने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अपने सेंटेंसेस फॉर्म करने आ जाते हैं, फ्रेम करना। हाँ, सेंटेंसेस फ्रेम आ जाता है, बहुत शार्प हो जाते हैं। आपके पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी होती है और एक ना अबिलिटी, शायद मुझे लगता है कि किताब पढ़ने के बाद इतने टाइम पढ़ने के बाद मुझे में आया है कि पहले मैं कुछ सेंटेंस बोलना शुरू कर देता था और मुझे पता नहीं होता था कि सेंटेंस जाएगा कहाँ। ठीक। अब कम से कम जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो उससे पहले मुझे पता होता है कि सेंटेंस जाएगा कहाँ। मुझे ये पता होता है कि मैं एंड कहाँ करूँगा, और या फिर ये भी पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं उसे कहाँ नेविगेट करना है। हाँ, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें कहाँ नेविगेट करना है। हाँ, इवन एक वो छोटा सा होता है ना सेंटेंसेस का इमोशन जो होता है। हाँ, वो आ जाता है कि अगर मैं इस वर्ड की जगह ये डालूंगा ना तो शायद बेटर कन्वे होगी मेरी बात। हाँ, क्योंकि शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप कहना चाहते हैं कोई भावनात्मक बात और आपके पास शब्द जो है वो हिंसात्मक शब्द है। तो वो इमोशन डिलीवर ही नहीं हो पाएगा जो आप देना चाहते हैं। जैसे सिंपल बात है ना कि भाई ये उठा के यहाँ रख दो। हाँ, भाई प्लीज ये उठा के यहाँ रख दो। भाई उठा के वहाँ रख दे। हाँ, कितना डिफरेंस आ गया। हाँ, पर बात सेम है बट इमोशन अलग है और वर्ड्स की चॉइस अलग है। दैट्स इट। हो सकता है कि जिससे आप कह रहे हैं ना कि भाई ये उठा के वहां रख दो, अगर वो गुस्से के मूड में है और आपने कहा कि भाई प्लीज ये उठा के वहां रख दो तो शायद वो कंसिडर कर ले। पर अगर आप कहते हैं कि ये उठा के वहां रख दे, तो वो तो पक्का झगड़ा ही है। वो नहीं रखेगा, उल्टा वो झगड़ा और कर लेगा आपसे। तो और क्या वजह थी? बहुत और तो वही कि एक डिफरेंस दिखने लग गया मुझे। प्लस मुझे ना अपने पर्सपेक्टिव्स बहुत चेंज होते हुए दिखे। फॉर एग्जांपल, आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आप अपने नोशंस के साथ लड़ रहे होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। जो प्री कंसीव्ड कंडीशनिंग हुई है ना हमारी घर परिवार में, समाज में, जो बिलीव्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं।
आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। हाँ, और ओपन हो जाते हैं दूसरे के थॉट के लिए। हाँ, हम लकीर का फकीर नहीं रहते हैं कि भाई हम तो इसमें मानते हैं तो हम यही रहेंगे। हाँ। आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के फ्लेक्सिबल हो जाते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। मैं अगर रीजन बताऊं जो मैंने पढ़ना चालू करा वो ये था कि मुझे कहानियां बड़ी पसंद है, मुझे शौक है कहानियां सुनने का। तो मैं बहुत फिल्में देखता था, पर एक पॉइंट पे ऐसा लगा मुझे कि मैंने कुछ ज़्यादा फिल्में देख ली हैं और मेरे पास इतनी फिल्में बची नहीं है। अच्छा। मतलब है फिल्में, पर अब इतनी नहीं बची। तब मैंने ऐसे ही एक अगस्था क्रिस्टी की किताब ली थी, मर्डर ऑन दी ओरिएंट एक्सप्रेस। अच्छा। वो किताब थी जिसने शुरू करा था एक तरह से, क्योंकि मुझे लगा कि यार मर्डर मिस्ट्री है, कहानी है, मजा आएगा। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे शौक था कहानी सुनने का। तो बस हमसे एक शुरू हुआ, फिर इतनी इंटरेस्टिंग नॉवल थी क्योंकि मुझे पहली बार अजीब लगा खुद से कि मैं रात को सोने की जगह कंबल में ठंड में लेट के लाइट जला के अकेला कमरे में नॉवल पढ़ रहा हूँ और मर्डर सॉल्व कर रहा हूँ। कितना मजेदार है, कितना मजेदार। बिल्कुल। तो और फिर धीरे धीरे उसके बाद तो ऐसा लगा कि ऐसा देख, क्योंकि मेट्रो में आता जाता था तो 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना, बिल्कुल सोच बेकार बैठना, बिल्कुल बेकार। तो मेट्रो में 1 घंटा बेकार है, 2 घंटे में आग लगाने जैसा है। हाँ, 2 घंटे में तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फिल्म नहीं देख, मुझे फोन पे फिल्म देखने से नफरत है। अच्छा। मुझे लगता है तुम इंसल्ट कर रहे हो फिल्म की। छोटी स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, लैपटॉप पे देखो कम से कम, या टीवी पे देखो, ठीक है। तो मुझे फोन पे फिल्म देखना नहीं पसंद अपना काम, तो फिर मैं फिल्म नहीं देखता था। सब लोग फिल्में देखते रहते ना यूजुअली, और कितना यूट्यूब देख लोगे यार, और ऊपर से इंटरनेट भी काम नहीं करता मेट्रो के अंदर, क्योंकि अंडरग्राउंड होती है तो मेट्रो में इंटरनेट काम नहीं करता है, तो कुछ था ही नहीं करने को। तो फिर किताब पढ़ने की वहां से हैबिट बन गई कि कुछ नहीं है तो 1 घंटा जाते टाइम 1 घंटा आते टाइम मैं किताब ही पढ़ लूंगा। सही है, समय भी यूज हो जाएगा। हाँ, और किताबों का जो फायदा है हाँ वो भी मिलेगा। और अलग, और उसमें एक और चीज होने लगी, फिर कोई मेट्रो में इधर उधर कोई किताब पढ़ रहा है तो ऐसे देख लिया उसका नाम और फिर देखा कि अच्छा यार ये भी मैं पढ़ सकता हूँ शायद। वो हो जाता है ना, एक्सचेंज होते रहती हैं। हाँ, चीजें मेट्रो में ये बहुत होता है कि कभी कभी लोग खुद से पूछ लेते हैं कि पढ़ क्या रहे हो, तो फिर वो फोटो आप किसी और का देखते हैं, कोई और आपका देखता है। हाँ, ये क्या किताब है। कभी कभी लोग मिल जाते हैं जिसपे बातें करने लग जाते हैं कि ये किताब क्यों पढ़ रहे हो, इसमें क्या है, तो उन्हें समझाने लग जाते हैं, तो मजा आता है, दोस्त बन जाते हैं। मेरे दोस्त बन गए हैं मेट्रो में, पता है। कॉलेज IIT के दिल्ली के फ्रेशर लड़के, मैं मेट्रो में खड़ा था, खालिद हुसैनी की किताब है, क्या नाम था, A Thousand Splendid Sun, ठीक है, सन्स, वो पढ़ रहा था मैं खड़ा मेट्रो में। IIT दिल्ली के नए फ्रेशर लड़के चढ़े हैं और उन्होंने एकदम से मेरी किताब यूँ पकड़ी और देख रहे, भैया क्या पढ़ रहे हो, मैं देख लो। कह रहे भैया आप भी इसकी किताबें पढ़ते हो खालिद हुसैनी की? मैंने हाँ, दूसरी किताब है। कह रहे भैया मेरे को बहुत पसंद है। फिर वहाँ पे वो 8 लड़के लड़कियाँ हैं और अकेला मैं हूँ और वो सब फ्रेशर्स है। अच्छा। और वो मुझसे बातें कर रहे हैं कि भैया ये राइटर कैसा है, वो राइटर कैसा है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, आप बताओ। मैं उन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ किताबें कि ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वो मुझे बता रहे हैं। अरे वाह। और फिर वो मेरे दोस्त से बन गया, पूछ रहे कि भैया कॉलेज में जाके क्या करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब तो उनके लिए एक अनुभव का खान बन गया था। हाँ, आधा घंटा मैंने उन्हें पूरा बताया कि कॉलेजेस में क्या क्या होता है आगे। अच्छा, बढ़िया, इतना रिच कन्वर्सेशन होता होगा नहीं? हाँ, और ऊपर से वो नए बच्चे थे पर IIT दिल्ली के थे यार, तो वाकई क्रीम लेयर। हाँ, IIT दिल्ली के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे थे वो, हमसे तो जीनियस ही थे। एग्जैक्टली। चलो, तो दूसरी एक बात मुझे जो सही लगती है ना, किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आप एक साथ कई चीजें करते हैं। एक तो आप पढ़ रहे हैं, हाँ, तो रीडिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, हाँ, तेज हो जाता है पढ़ने का। दूसरा, आप ऑब्जर्व करते हैं, डिटेल्स छोटी छोटी की, राइटिंग के तरीके, कहाँ कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, और ये सब चीजें पता चलती है। मेटाफर, आयरनी, एग्जैक्टली, हाँ, मेटाफर कैसे यूज करते हैं, हाँ, आयरनी क्या होता है सेंटेंसेस का, जो यूजुअली शायद रियल वर्ल्ड में इतना सही से देखने को ना मिले या ना समझ पाए, पर किताबों में पढ़ के एक आइडिया आ जाता है। आप कनेक्शंस एस्टेब्लिश करते हैं एक बात से दूसरी बात का, हाँ, कि प्रीवियस पेज में ये कहा गया था, इस पेज में ये कहा जा रहा है, हाँ, क्या रिलेटेड कैसे है, कहना क्या चाहता है। तो ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, एनालिसिस, रीडिंग,
कितना कुछ आपको मिलता है किताबों से जब किताब पढ़ते हैं तो। हाँ। और वहीं दूसरी जगह जैसे YouTube पे आपने वीडियो कोई देख ली, हाँ। सपोज अब मान लो हमने प्रीवियस अपने सेशन में ये बताया था, एक रिडल दिया था हमने, हाँ, कि 3 त्रिवेणी है 2 आंखें मेरी, अब तो इलाहाबाद भी पंजाब है, हाँ। हमने ये पढ़ा, हाँ। और इस पे अपना दिमाग लगाया और आधा घंटा तक एक्सरसाइज, न्यूरोनिक एक्सरसाइज चलता रहा, हमने डिकोड किया, हाँ। और तब इसका मतलब खोज के निकाला कि क्या अर्थ है इसका, ठीक है। और हमने किसी को बताया और उसने सुन लिया तो ये रेडीमेड जैसा हो गया, हाँ, हाँ। उसको बनाया इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसने अपना ब्रेन तो यूज किया ही नहीं, हाँ। पर अगर वो उसको मतलब अगर वो मेहनत करना चाहे इंसान, हाँ, तो हमारे थॉट को आगे लेके जा सकता है, हाँ। पर नहीं लेके जाना तो फिर ठीक है, बट तो हाँ। पढ़ने का ये फायदा होता है कि आप ब्रेन यूज करते हैं तो ब्रेन एक्सपेंड होता है, और ये हाँ। एक साइंटिफिक स्टडी है। और सबसे अच्छी बात जो भी तूने बताया वही है पढ़ने का, कि तुम एक राइटर 1000 सोर्स पढ़ता है, हाँ, हजारों, एग्जैक्टली। अगर तुम एक नॉन फिक्शन किताब पढ़ रहे हो, साइंस की, फिजिक्स की किताब है या कुछ भी है, मतलब सिलेबस की नहीं है वो, एक जॉनरा होता है पॉपुलर साइंस, ठीक है, जिसमें स्टीफन हॉकिंग वगैरह की किताबें आती हैं, है ना, कार्ल सैगन, रिचर्ड फेमन, तो ये सब क्या करते हैं, इतना पढ़ा हुआ इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, और ये मेरे और तेरे जैसे लेमैन के लिए इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इतना इजी, क्वांटम जैसा इजी कर देते हैं छोटे छोटे एग्जांपल्स पे, ताकि हमें समझ आ जाए, जो मेरे तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कभी समझना। और जो अगर एज इट इज रॉ फॉर्म में रख दिया तो शायद हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं। अगर हमें सिर्फ फॉर्मूलाज में जो उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने फॉर्मूलाज और थ्योरम्स, मैथमेटिकल थ्योरम्स इसी में पढ़ा होगा उसे, पर वो हमारे लिए उसे लिटरेचर में, कहानियों में कन्वर्ट करते ताकि हम दोनों समझ सके, वरना हमारे लिए ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि हम रीच कर पाए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, कभी नहीं। इवन चार्ल्स डार्विन है, हाँ। उसने इतने बड़े कॉन्सेप्ट को, एवोल्यूशन को, जो मोस्ट प्रोबेबली इतना लिटरेचर में, वो देखने में, मतलब रिसर्च में एग्जिस्ट करता है ना, और हाँ, रिसर्च पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल है। पर चार्ल्स डार्विन ने उसे वर्ड्स में समझाया ना हमें, कहानियों से, कि एक चिड़िया एक आइलैंड पे, उसकी चोंच इस वजह से ऐसी है, हाँ। कितना इंटरेस्टिंग करा, बहुत, इतना मेहनत उन लोगों का, इतना रिसर्च, हाँ। और सिर्फ तुम एग्जांपल ही, तुम्हारे एग्जांपल इंटरेस्टिंग होने चाहिए, उनके एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें मजा आता है, ताकि लोगों को होल्ड करके रख सके। इवन पॉलिटिकल किताबें यार, बहुत एक अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज इट इज दे दिया जाए ना, मैथमेटिकल थ्योरम के फॉर्म में, तुम 1 मिनट नहीं टिक पाओगे वहां। एक बार अगर किसी को कोशिश करनी है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब आती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पढ़ के इस टाइटल से आती है, उनका रिसर्च पेपर है, पीएचडी पेपर है, पतली सी किताब है, हाँ, 80 पन्ने की है शायद, मुश्किल से, वो एक बार पढ़ के देखना, आई स्वेयर टू गॉड उसका पहला पन्ना समझ नहीं आएगा, पहला ही नहीं आएगा, तुम्हें आधी बुक समझ नहीं आएगी। अरे पहला पन्ना नहीं समझ आता, तुम दूसरे पे कैसे जाओगे, क्योंकि वो तो शुरू ऐसे होता है कि तुम्हें इस पीएचडी लेवल तक की फिजिक्स पता है, अब मैं तुम्हें आगे समझा रहा हूँ, वो कोई तुम्हारा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया है बेस बनाने के लिए, कुछ नहीं, तो बहुत मुश्किल है वो किताबें। पर वही टॉपिक स्टीफन हॉकिंग बहुत आसानी से समझा देता है, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरी, इसलिए। और बताओ तुम। तो ये किताबों की महिमा शायद हम गाते गाते सुबह से शाम हो जाएगी। खैर, तो अच्छा, एक अभी हम थोड़ी देर बाद ना आएंगे क्लिनिकल बेनिफिट्स पे। अच्छा ठीक है, हाँ। पहले हम ऐसे समझते हैं, हाँ। बाकी चीजें, फिर हम क्लिनिकल बेनिफिट्स पे आएंगे। दूसरा एक फायदा ये है ना कि जब हम किताब पढ़ने बैठते हैं, अच्छा, इस पॉइंट के पहले ये जानना जरूरी है कि जीवन में कोई भी काम करने के लिए आपको फोकस और अटेंशन चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर कोऑपरेट में भी काम करते हैं, हाँ, तो आपको एक ही जगह पे बैठे रहने की आदत होनी चाहिए, और रेपिटेटिव प्रोसेसेस की आदत पढ़नी चाहिए, और फोकस चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और ये फोकस और अटेंशन स्पैन जो है ना, किताबें बहुत बखूबी डेवलप कर देती हैं आपके अंदर। क्योंकि तुम अगर किताब पढ़ने, तुम्हें 1 घंटा आदत है किताब पढ़ने का रोज, तो तुम्हें यार 1 घंटा आदत इस चीज की है कि मैं एक वर्ड पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो किताबों से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, और यही जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तुम, तो तुम्हारी जॉब पे काम आती है, क्योंकि तुम बेटर हो जाते हो कंपैरेटिवली दूसरों से, कि तुम डेटा शीट्स अच्छे से पढ़ लेते हो, तुम मार्केट को अच्छे से जानते हो, तुम लोगों को अच्छे से जानते हो किताबें पढ़ के। बिल्कुल। तो तुम शायद सामान अच्छे से बेच सकते हो, बहुत फायदे, मतलब, और पब्लिक से डील करना आता है, हाँ, बहुत ज्यादा। फिर वो वही बात हो गई ना कि आपके पास जब रिच वोकैबुलरी होगी, हाँ, तो आपका कन्वर्सेशनल स्किल भी इनडायरेक्टली बहुत इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम सिर्फ किताबें पढ़ो मत,
उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस्तेमाल करो, अप्लाई करो, देखो आसपास कि वो किताबें कैसे और काम करती अगर तुम्हें एक पॉइंट पे ना, अगर तुम बोलना शुरू करोगे ना लोगों के सामने, सिर्फ 4 लोगों के ग्रुप में नहीं, एज अ लीडर अगर पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करोगे तो एक पॉइंट पे तुम्हें भी खुद फील होगा कि शायद मेरे सेंटेंसेस बेटर हो रहे हैं और लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं और लोग आपको सुनते हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे सेंटेंसेस का कुछ मतलब है ना, इसलिए और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको 10 लोग सुन रहे हैं। हाँ, शांत, एक बहुत अच्छा होता है ना, हम हमारे साथ भी हुआ था, 1-2 बार हो चुका है हमारे साथ कि हम बोल रहे हैं और आधा घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि वो लोग आधा घंटा सुन रहे हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, सुन लो। और ये शायद किताबों का ही गिफ्ट है, किताबों का ही। हाँ, और हमने उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करा है ना, सिर्फ पढ़ के शायद इतना फायदा ना हो जितना उसे हमने प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके। बहुत फायदे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक जो है रीडिंग क्या है, थोड़ा सा मैंने इसमें बायोलॉजिकल चीजें भी ऐड करी हैं। फिजियोलॉजिकल लेवल पे रीडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी पे जो इफेक्ट, बॉडी और ब्रेन पे, दोनों पे जो इफेक्ट आता है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जैसे हम कुछ भी मेमोराइज करते हैं, कोई भी मेमोरी हमारी है, हम कुछ भी समझते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश करें। नोड्स बनते हैं, नए सिनेप्सेस डेवलप होते हैं। सिनेप्सिस होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में अटैचमेंट जो होता है, ठीक है, तो वो पाथवे हमारे न्यूरॉन्स का बनता है और रीडिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात सबको बता दूं, आदित्य ने बताई थी मुझे कि हमारी बॉडी में एक उम्र तक, शायद 16 महीने की उम्र तक न्यूरॉन्स बनते हैं, उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनता है। तो न्यूरॉन्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। हाँ, तो एक बार बन गए बॉडी के अंदर तो बन गए, इसलिए एक बार डैमेज हो जाते हैं तो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है न्यूरॉन किसी का। तो इसलिए हमें रीडिंग करके हम सिर्फ उनका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उनके पैटर्न्स बेटर बना सकते हैं। उनकी कनेक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं, उन्हें एफिशिएंट बना सकते हैं, उनका नंबर नहीं बढ़ा सकते हम, उनको एक्सरसाइज दे सकते हैं हम करने के लिए, ताकि वो एक्टिव रहे हमेशा। ये नहीं कि आप डल हैं, आप सोए हुए लग रहे हैं 24 घंटे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि तुम अपना ब्रेन नहीं बढ़ा सकते हो, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। एक और लाइन मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ग्रेट बुक्स हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड दे हेल्प यू फील अंडरस्टूड। अच्छा, अरे वाह, रिलेटेबिलिटी जो लगती है किताबों से, अरे वाह। आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो, और आप जब उसको अपने लाइफ में ले आएंगे, तो लोग, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको बेहतर समझते हैं। जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि लोग सुनते हैं आपको, क्योंकि आपके सेंटेंसेस का मीनिंग है कुछ, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई बात है, एक वजन है। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए मुझे कोई एक आध शेर याद आ ही जाता है। वो है ना कि ऐसा वैसा बोलने से अच्छा है खामोश रहो, या फिर कोई ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। अरे वाह, किसका है? पता नहीं किसका है, अच्छा शेर। ऐसे वैसे बोलना है तो इससे अच्छा है कि चुप रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर बोल रहे हो तो कुछ ऐसा बोलो जो बहुत अच्छा हो, जो सुनने लायक हो, वो बोलो जो तुम्हें सुन। वैसे एक अच्छा यहाँ से एक टिप है ना कि हमेशा वही बोलना चाहिए जो तुम सुनना चाहो। एग्जैक्टली। कि यार अगर मेरे सामने कोई ये बातें कर रहा होगा तो शायद मैं ना ही सुनूं उसे। बकवास क्यों सुनूंगा मैं। और कोई टिप दो सर, तुम रीजन तुम कह रहे थे बायोलॉजिकल, और कुछ? बायोलॉजिकल पे आएंगे, इसके पहले एक और पॉइंट ये है कि इट ब्रॉडन्स योर पर्सपेक्टिव एंड थॉट प्रोसेस। अच्छा, आपके दुनिया को देखने का जो नजरिया है, जो विंडो है आपका, जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सही। पढ़ने से आपका थॉट प्रोसेस बहुत रिच हो जाता है। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अब नहीं सोचते हैं, अनबायस्ड हो जाते हैं आप। तो मतलब वही बात है कि जो आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो जितनी मुमकिन तरीके हैं देखने के, उसको सोचने के, वो सब आपके पास होते हैं। और यूजुअली तुम दूसरे, एक बहुत अच्छा मुझे लगता है, मुझे आदत लगी किताब पढ़ने की वजह से, कि ना तुम दूसरे को इंसान समझने लगते हो और तुम्हें पता चलता है कि इसके भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, और तुम उसको, अपने आप को सामने वाले की जगह रख के चीजें सोचने लगते हो कि क्या उसे मुझे सही लगता अगर मैं वहां होता। आप थोपते नहीं है दूसरे पे अपने आप को, कि मैं ही सही हूँ, बाकी लोग गलत। वही ना, तुम दूसरे को इंसान समझने लग जाते हो कि इसकी भी अपनी चॉइसेस होंगी पर्सनल, और ये भी इंसान है, ये भी गलत और सही कर सकता है, हम भी गलत और सही कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो जाता है। और एक अच्छा यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पर कहाँ से शुरू करें?
तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कहाँ से शुरू करना चाहिए किसी को भी पढ़ना? जैसे मैंने तो ऑटोबायोग्राफी से शुरू करी थी। अच्छा। क्योंकि मैंने ये फायदे जो हम अभी गिना रहे हैं ना, हाँ, ये मैंने खुद भी पढ़े थे फायदे। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि आप जब पढ़ते हैं और बहुत लोगों को पढ़ते हैं, सपोज आपने 100 ऑथर्स को पढ़ा, हाँ, अलग अलग जॉनर्स के, अब आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग नहीं है। हाँ, अब आपके पास 100 दिमाग है जिससे आप सोच सकते हैं। हाँ, ठीक है। क्योंकि आप 100 अलग अलग ऑथर्स के माइंड को समझते हैं। हाँ। अगर आपने ठीक से किताब पढ़ी है, हाँ, एटलीस्ट कुछ हद तक एक हिस्सा है आपके अंदर, तो अब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को 100 दिमाग से सोच सकते हैं। हाँ। तो आपके डिसीजंस हमेशा बेटर होंगे। अच्छा। हाँ। कंपेयरिंग टू दोज जो नहीं पढ़ते। तो क्या पढ़ना चाहिए? शुरू किससे करा था तूने? तुम बताओ। तुम बोलो किसी को कि भाई आपको ना मेरे हिसाब से ये पढ़ना चाहिए शुरू करने के लिए, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। यार मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने विवेकानंद से शुरुआत की थी। बहुत। उनकी बायोग्राफी क्या? उनकी बायोग्राफी, लाइफ ऑफ विवेकानंद। अच्छा। भाई रोमन रोलैंड बहुत अच्छे राइटर हैं। रोमन रोलैंड उन्होंने लिखी है द लाइफ ऑफ विवेकानंद, बहुत अच्छी किताब है। तो मैंने वहां से शुरू करी थी पढ़ना। अच्छा, वहां से आदत बन गई थी? वहां से, हाँ। हालांकि उस किताब को पढ़ने मुझे बहुत टाइम लग गया था, पहली किताब थी और फिर बहुत टाइम लग गया था। ठीक। तो वहां से शुरू किया था मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको आइडल मानते हैं ना अपनी लाइफ में, हाँ, पहले आप उसी की लाइफ से शुरुआत करिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं, हाँ, अगर उसकी लाइफ से आप शुरू करेंगे पढ़ना तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और स्मूथली आप उस को पार कर जाएंगे। मैं अगर अपना बताऊं, हाँ, तो मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। हाँ, भाई बताया कहानी सुनने का शौक है, कहानियां पसंद है। तो मैंने शुरू वहां से करा जिस तरह की कहानियां मुझे पसंद है, क्योंकि बहुत लोग ना एक आइडिया बना लेते हैं कि किताबें सिर्फ स्मार्ट किताबें पढ़ने की जरूरत है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें और बड़े बड़े राइटरों की और मुश्किल मुश्किल किताबें। पहली बार में तो मिडनाइट चिल्ड्रन से शुरू नहीं कर सकते। पर तुम्हें किसी ने नाम दे दिया मिडनाइट चिल्ड्रन, और तुम्हें किसी ने फिलॉसफी की किताब बता दी, स्टोइसिज्म की, या खलील जिब्रान की किताब बता दी, और तुम उनसे शुरू करने बैठ गए तो तुम डिमोटिवेट ही हो जाओगे। ये तो बकवास चीज है, ये तो बेतुकी है, मत ही पढ़ो। जितने नाम गौरव ने भी लिए उनमें से कोई भी आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनमें से कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो बिल्कुल शुरू नहीं करना। हाँ, बहुत बेकार डिसीजन रहेगा, तुम्हारा ही नुकसान है। एग्जैक्टली। तो मैंने वहां से शुरू करा जिस तरह की कहानियां मुझे पसंद है। तो मुझे हॉरर और मिस्ट्री वगैरह बहुत पसंद है। तो पहली किताब अगस्था क्रिस्टी की, क्योंकि वो गॉड, उन्हें देवी माना जाता है थ्रिलर्स का। अच्छा। मिस्ट्रीज जो होती है ना, हु डन इट, ये जॉनरा होता है हु डन इट। अच्छा। किसने करा, इस जॉनरा का नाम ये है कि मर्डर किसने करा, हु डन इट। तो मैंने वहां से शुरू करा। देन मैं आ गया फ्रांस काफ्का पे, और एक कमाल की बात, मैंने मेटामॉर्फोसिस जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। अच्छा। एक आदमी कीड़ा बन जाता है, पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, किताब इंटरेस्टिंग है, कभी उस पर भी बात करेंगे। पर मुझे कभी उसकी फिलॉसफी उस टाइम पे इतनी समझ नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे मुझे 3-4 महीने लग गए उसे समझने में। अच्छा। पर इतने जो मैंने पढ़ा ना, वो स्टार्टिंग में बड़ा हेवी फिक्शन ही पढ़ा, कि हॉरर बहुत पढ़ता था, ऐसी हॉरर की कहानियों में मजा आता था, हॉरर पढ़ता था और थ्रिलर पढ़ता था सिर्फ। वहां से हैबिट बन गई। और उन किताबों में ना कभी कभी होता है ना, किताबों के अंदर दूसरी किताबों के नाम होते हैं। हाँ, रेफरेंसेस में। हाँ, रेफरेंसेस में भी, और कभी कभी किताब के बीच में रिकमेंडेशन की तरह होता है। रिकमेंडेशन की तरह की, मतलब कोई कैरेक्टर कोई किताब पढ़ रहा है तो उसमें लिखा हुआ है कि कैरेक्टर किताब पढ़ रहे हैं। तो मैंने वो चालू कर दिया था कि अगर किसी कैरेक्टर ने मुझे पसंद आया है, वो कैरेक्टर पसंद है, तो वो कोई किताब पढ़ रही है, तो मैं फिर वो किताब पढ़ने की कोशिश करता था उसके बाद। हाँ, कि शायद ये मुझ पे एक और नाम मिल जाता है ना। हाँ, कि शायद ये मेरे जैसा कैरेक्टर है। हाँ, और ये किताब पढ़ रहा तो शायद मुझे भी अच्छी ही लगनी चाहिए, तो फिर मैं वो जोड़ लेता था। मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ। हाँ, फिक्शन पढ़ने वालों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था कि रीडर्स जो फिक्शन पढ़ते हैं आर मोर ओपन माइंडेड देन नॉन फिक्शन रीडर्स। क्योंकि नॉन फिक्शन रीडर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट समझते हैं। और फिक्शन रीडर्स के इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो कहानियां पढ़ रहे होते हैं ना। हाँ, और यूजुअली क्या होता है ना कि अगर तुम नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो तो तुम मान लो तुम सिर्फ स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो या फिर तुम फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो तुम एक पर्टिकुलर साइड ऑफ फिलॉसफी, पर्टिकुलर एग्जैक्टली। हाँ, पर तुम फिक्शन में तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप ही कोई ऐसा आके लग जाएगा
जो तुम्हारी आइडियोलॉजी का नहीं है सेम। एक मेटाफर आ रहा है मेरे दिमाग में कि जो नॉन फिक्शन पढ़ते हैं वो एक नाले की तरह है, बड़े नाले की तरह, जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, चाहे जितने स्पीड से जा रही हो। नॉन फिक्शन वाले एक सुनामी है या बाढ़ की तरह। फिक्शन वाले जो हर दिशा में बहते हैं और सबको ले जाते हैं, सबको ले जाते हैं। फिक्शन पढ़ने का बहुत फायदा है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम वो जो किताबें होती है जिसे पल्प फिक्शन कहते हैं, रोचक कहानियां जो होती हैं, वो भी कोई खराब नहीं है। इसको दिमाग से निकालो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये हाई लिटरेचर है और ये लो लिटरेचर है, कि ये घरेलू किताबें हैं, ये बकवास है, या फिर ये सत्यव्यास जैसे टाइप की कहानी होती है ना, बनारस टॉकीज और बागी बलिया, और कुछ लोग इनको बड़ा नीचे देखते हैं कि अरे ये बेकार है, ये तो कुछ है ही नहीं। जो रेलवे स्टेशन पे किताबें मिलती हैं, समझ रहा हूँ, इसको नीचे, वो खराब नहीं है, वो अच्छा लिटरेचर है। लिटरेचर है, सही बात, पढ़ना जरूरी है। उनमें भी कभी कभी हो सकता है ऐसी कहानी मिल जाएगी तुम्हें जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये 20 रुपए की किताब में थी ये कहानी। और मैं ना यहाँ थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहूंगा कि इतनी किताबें पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आती है, क्या? कि कोई भी चीज अच्छी या खराब नहीं होती। हाँ, बहुत सही। कुछ भी अच्छा या खराब नहीं होता, ये दो एक्सट्रीम्स बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ हमें लगता है ऐसा है। एक स्केल होता है। और प्रेफरेंसेस भी एक स्केल होता है, स्पेक्ट्रम मान लो, एक स्पेक्ट्रम होता है अच्छाई का और बुराई का। जिस इंसान को आप अच्छा कह रहे हैं वो हो सकता है कि थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा खराब हो। और कौन तुम्हारे लिए अच्छा और कौन मेरे लिए अच्छा है, उसमें फर्क आ गया ना। और ये भी हो सकता है ना, उसमें हमेशा एक प्लस सी डाल लो, जो तुम्हारा बायस, तुम्हारा अपना जो कंडीशनड माइंड है, उसके हिसाब, उस चश्मे से तुम देखते हो तो तुमको कोई अच्छा लगता है। जैसे एक अभी यहाँ पे हमारा एक बायस बताते हैं। अब चेतन भगत कितनी भी अच्छी किताब लिख ले, आदित्य और मैं उसे खराब ही बोले, शायद ना नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। हमें बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी है। और शायद कुछ लोग जिन पे हम बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं, वो आगे वो कह दें अगर, तो शायद हम पढ़ लें। जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि चेतन भगत की ये किताब पढ़नी चाहिए, तो फिर पढ़नी पड़ जाएगी, शायद मैं पढ़ूंगा फिर। पर मुझे उम्मीद नहीं कि पुरुषोत्तम अग्रवाल कभी भी ये कहेंगे कि चेतन भगत की कोई किताब, या फिर अरुंधति राय एकदम से आगे कहेंगे कि पढ़ो। अरे नहीं होगा ऐसा। अगर उसने किसी दिन ऐसा कुछ लिख लिया तो तो शायद तो खुला रखते हैं, एक ऑप्शन खुला रखते हैं। एक दिन कोई अपने आप को रिडीम कर ही लेगा। अब आ जाते हैं एक दो स्टडीज पे, ठीक है, रीडिंग के बारे में। एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी है जो 4000 लोगों पे हुई थी, जिनकी उम्र 50 से ऊपर थी। अच्छा, बूढ़े लोग थे, और जो डेली 30 मिनट पढ़ते थे। अच्छा, सब वो 4000 लोग रोज आधा घंटा पढ़ते थे। 50 से ऊपर की उम्र के लोग थे। उनकी उम्र जो थी ना, नॉन रीडर्स के मुकाबले 2 साल ज्यादा थी। मतलब जब वो मरे तो कंपैरिजन किया गया, ज्यादा जी, तो नॉन रीडर्स जो सेम हैबिटेट में रहते थे, सेम लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, उनसे ज्यादा ये 2 साल जिए। अरे वाह। अच्छा, यहीं से मुझे देख, अब मुझे रेफरेंस नहीं पता स्टडी का, क्या पता तूने लिखी भी हुई हो, कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना, मैं पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि जो लोग रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं ना, मिनिमम सिर्फ 10 पन्ने, ज्यादा नहीं, रोज के 10 पन्ने जो पढ़ते हैं ना, उनको अल्जाइमर्स के चांस 90% से भी नीचे हो जाते हैं। अगली स्टडी वही डिस्कस करने वाला। तो फिर बता उसे आगे जोड़। उसके पहले इसमें एक और बात जो मैंने पढ़ी है, क्यों 2 साल बढ़ जाते हैं जीवन में। ठीक है, क्योंकि रीडिंग से ना कॉग्निटिव इंगेजमेंट बढ़ता है। अच्छा, कॉग्निटिव मतलब रिलेटिंग टू ब्रेन। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एंगेजमेंट बढ़ता है, जो कि फिर बहुत चीजें इंप्रूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल योर वोकैबुलरी, थिंकिंग स्किल्स, कंसंट्रेशन, एम्पैथी, और जो एज रिलेटेड डिजीजेस होती है मेंटल, उससे भी हेल्प करता है। बिल्कुल, हाँ, वो आगे इसके बाद वही है। ठीक है, सोशल परसेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल परसेप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ रीडिंग से इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। तो ये सब अगर मिला लेना तो लाजिम है कि कोई इंसान 2 साल अधिक जी ही लेगा। अगर इन सारे बेनिफिट्स को काउंट कर लें। और शायद 2 साल तो इसमें भी जी लेगा ना, कि यार अभी तो और किताबें पढ़नी है, इस उम्मीद में भी शायद 2 साल जी ले कि मेरे लिस्ट में भी ये तो किताबें बाकी हैं। अभी कम से कम ये तो पढ़नी है मरने से पहले। ऐसा लगता है ना, तेरे को लगता है कि किसी दिन जब तू बहुत बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी तुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, अभी भी शायद ये रह रहा है। और क्या यार, मुझे भी लगता है, कमी थोड़ी है। वही तो, मुझे भी लगता है शायद एक पूरा राइटर होगा जब मैं कहूँगा यार इसका एक किताब भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, इसकी एक तो पढ़ ही लेता हूँ कम से कम।
चलो अगली स्टडी ये है, रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इन शिकागो, अच्छा, यहाँ की गई थी। 300 से ज्यादा एल्डरली मैन का सैंपल लिया गया था जो अपने 80s में थे, अच्छा, 80 साल की उम्र में, और उन्हें मेमोरी और थिंकिंग बेस्ड टेस्ट दिए गए करने के लिए। हाँ, फिर उनके रिजल्ट स्टोर कर लिए गए, सेव कर लिए गए, ठीक है। जब वो मर गए और एवरेज एज उनके मरने की 89 की थी, ठीक है, 89 के करीब जब वो मर गए तो उनके ब्रेन की ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी होता है ब्रेन सेल को काट के उसको एग्जामिन करना। हाँ, सिर्फ ब्रेन सेल को नहीं, किसी भी बॉडी पार्ट को काट के उसको एग्जामिन करना ऑटोप्सी होता है। तो ब्रेन की ऑटोप्सी की गई और रिजल्ट्स ने क्या बताया, जो उनके मेमोरी और ब्रेन की डिक्लाइनिंग रेट थी ना, वो बहुत कम थी उनके मुकाबले जो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो मतलब मेमोरी अभी भी सही से काम कर रही है, अल्जाइमर नहीं हो रहा। हाँ, अभी भी ब्रेन सही से काम कर रहा है। अच्छा, मतलब वही ना, अल्जाइमर होने के चांसेस बहुत कम हो गए। कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत स्लो हो गया। हाँ, और जो भी तुम्हें अल्जाइमर से बचा है वो तो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली। एक चीज होती है ब्रेन में कॉग्निटिव रिजर्व हाइपोथेसिस, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है कॉग्निटिव रिजर्व हाइपोथेसिस ऑफ मेंटल फंक्शन, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से मेंटली चैलेंजिंग जो काम है वो ब्रेन सॉल्व करना, किताब पढ़ना, पजल सॉल्व करना, किताब पढ़ना, लिखना, अच्छा, हाँ, ब्रेन स्टिमुलेटिंग जो काम, हाँ, जिसमें मतलब सोचने की जरूरत है, हाँ, ठीक है। तो मेंटली चैलेंजिंग जो टास्क हैं वो मदद करते हैं ब्रेन सेल को बिल्ड होने में और एक्सपेंड होने में, मतलब आपके ब्रेन का वॉल्यूम भी एक्सपेंड होता है। अच्छा, हाँ। कनेक्शंस ब्रेन सेल्स, अभी जो तू थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कि न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस इंप्रूव होते हैं, डेवलप होते हैं। और ये कनेक्शंस लिखा है कि लेटर इन लाइफ दीज कनेक्शंस हेल्प टू कॉम्पेंसेट फॉर डैमेज टू द ब्रेन कॉज्ड बाय अल्जाइमर्स। अरे हाँ, ठीक है, तो वही वाली बात। ये जो अल्जाइमर, जिसको नहीं पता, अल्जाइमर्स में मेमोरी धीरे धीरे डिजेनरेट खत्म होने लगती है मेमोरी, और सिलेक्टिवली खत्म होती है पहले, फिर एक पॉइंट आता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और लोग अब सांस लेना भूल जाते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, और बहुत पेनफुल डेथ रहती है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो अल्जाइमर्स से जो ब्रेन को नुकसान होता है ना, उसको कंपेंसेट करती है रीडिंग, नए कनेक्शंस बना के, वॉल्यूम इंक्रीज करके, ठीक है, तो फाइट करती है एक तरह से अल्जाइमर्स से। हाँ, तभी वो मैंने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट डिमिनिश कर देती है चांस होने के। तो रीडिंग तो, और क्योंकि लर्निंग में जो रीडिंग से होती है, और अल्जाइमर्स में ब्रेन का एक ही हिस्सा दोनों को रेगुलेट करता है। अच्छा, वो है कॉग्निटिव रिजर्व, ठीक है। अल्जाइमर भी इसी को अफेक्ट करता है और रीडिंग भी इसी को इनहांस करती है। अच्छा, तो एक उसे डैमेज कर रहा है और एक स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए रीडिंग एंटागोनिस्ट है अल्जाइमर्स के, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ, तो बहुत काम की चीज है। तो और कुछ मुझे लगता है अब तक आप कन्विंस हो गए होंगे कि क्यों रीडिंग करनी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। ऑलमोस्ट हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बेच चुके हैं। हाँ, और लास्ट इस एपिसोड को मैं करना चाहूंगा एक कोट के साथ। शुरुआत भी हमने एक कोट से किया था। मार्क ट्वेन का नाम आपने सुना होगा। मार्क ट्वेन का एक कोट है कि द मैन हु डज नॉट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कैन नॉट रीड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो पढ़ नहीं सकता उससे भी उसके बराबर ही है जो नहीं पढ़ता है। बहुत बढ़िया। आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना आता है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं तो क्या फायदा। और जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटिवली पढ़ो कि महीने की 5 किताब नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक पढ़ लो, पूरे साल में एक पढ़ लो यार। शुरुआत एक से कर लो। अरे पूरे साल में एक पढ़ो यार। कौन कह रहा है एक साल में 20 ही पढ़नी है, 25 पढ़नी है, 100 पढ़नी है? एक पढ़ लो, अपने आप चस्का लग जाएगा। छोटी किताबों से शुरू करो, मजेदार किताबों से, नोवेला जो होती है छोटी छोटी, जैसे एग्जांपल एनिमल फार्म से शुरू कर सकते हो। एग्जैक्टली। मेटामॉर्फोसिस से शुरू कर सकते हो अगर समझ सको तो। हाँ, एक और किताब इससे याद है, रस्किन बॉन्ड की ब्लू एम्ब्रेला, बच्चों की किताब है, बहुत सिंपल किताब है, बड़ी मजेदार किताब है, उससे पढ़ सकते हो। हिंदी की कहानियों से शुरू कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज प्रेमचंद से शुरू कर सकते हो, कहीं से शुरू करो, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट। हाँ, बाकी अपना ना जो शौक है वो देख लो, जो तुम्हें फिल्मों में पसंद है ना वैसी ही कोई किताब ले लो, वहां से शुरू कर लो, इतना आसान है। मुझे याद आ रहा है कि अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो है एलॉन मस्क, वो अपनी बातों में कई बार कह चुका है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है कॉलेज से नहीं सीखा, किताबों से सीखा है। वो अपने पहले के इंटरव्यूज में बोलता था कि आई हैव रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, अच्छा, और मैंने सब कुछ किताबों से सीखा है। तो इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो कोई पॉइंट तो होगा भाई। बाकी नहीं, और बाकी सभी लोग मतलब सपोर्ट, जो भी शायद ढंग का इंसान है इस प्लेनेट पे, वो
प्रमोट ही करते और हैं क्या? किताबों अब पढ़ना चाहिए, और सस्ती किताबों से शुरू करो। कोई जरूरी नहीं है ना इन्वेस्टमेंट कर दो 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 150 रुपए में भी किताबें आती हैं, वहीं से शुरू करो। आजकल मुझे लगता है कि 200 और 100 100 200 तो ऐसे खर्च हो जाते हैं कि रोज के खर्चे होते हैं। मतलब अगर स्टूडेंट भी है तो भी और ज्यादातर लोगों के मतलब 100-200 रुपए तो आराम से हो खर्च जाते है ही हैं। खाने का बाहर। बिल्कुल। तो एक बार थोड़ा रिस्क ले लो, एक किताब खरीद लो। हाँ, और सेकंड हैंड खरीदो, सस्ती खरीदो। कौन कह रहा है कि महंगी नहीं, बिल्कुल हार्ड कवर लेदर वाली खरीदनी है, नहीं। बिल्कुल लोएस्ट रिस्क से शुरू करो। हाँ, बिल्कुल सिंपल से सिंपल। कि तुम्हें इतना बड़ा, वहां पर एक अच्छी बात, मेरी एक खुद की टिप है, कभी भी किसी और से किताब बोरो करके पढ़ना मत शुरू करना। हाँ। कभी नहीं आदत लगेगी, क्योंकि फिर वहां पे ना कुछ भी अपना स्टेक नहीं रह जाता है। ये लगता है कि अरे उस दोस्त भाई की तो है, भाई से तो लिया, दोस्त से तो लिया, खरीदो। हाँ, जब खर्चा करोगे ना 50 रुपए का भी, तो लगेगा कि यार मैंने पैसे लगाए थे इसमें, तो पढ़नी चाहिए। ये मेरा पर्सनल वो है। ठीक है। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ क्योंकि बोरो करके पढ़ना। आज की आखिरी बात, अगर मैं मुझे जो लगता है, इतनी बातें हुई किताब पढ़ने पे। किताब पढ़ने के बाद ना हम सेल्फ इम्प्रूव, खुद को इम्प्रूव ही करते हैं ओवरऑल। ये सारी बातें खुद को इम्प्रूव करने की हैं अब तक हमने जो भी कही। और जब आप खुद को इम्प्रूव करते हैं ना, तो लाइफ में आप कंपैरेटिवली आगे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, वो बढ़ जाती है। आप कहीं भी जाते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप आगे चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, समाज में आगे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम दिया है, इम्प्रूव किया है खुद को। तो अगर हम सागर को गागर में भरे, हाँ, तो पढ़ के एक बेहतर इंसान बन सकते हो आप। फाइनली एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हाँ, और यही तो पूरा पॉइंट है जिंदगी का। और क्या है कि कल से बेहतर आज। तो बस इसी के साथ आज को समाप्त करते हैं। आज इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कविता के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।